विदेशी कंपनियां चाइना छोड़ रही हैं। कई लोग कहते हैं कि यह चाइना की कोविड पॉलिसीज के कारण है। लेकिन क्या ब्रेकअप परमानेंट है? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं, जो ईमानदारी से इस पूरे चैनल की टैगलाइन हो सकती है। हमने रन फिलॉसफी पर एक पूरा एपिसोड किया, जो मूल रूप से ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर चीन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे विवरण में एक लिंक है। लेकिन यह सिर्फ चीनी नागरिक नहीं है जो चीन छोड़ना चाहते हैं। विदेशी कंपनियां भी जा रही हैं। जनवरी में सी सूट के अधिकारियों के एक यूबीएस सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 90% से अधिक लोगों ने कहा कि वे या तो चीन से उत्पादन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में थे या ऐसा करने की उनकी योजना थी। चीन में यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि यूरोपीय संघ के 23% व्यवसायों ने चीन से निवेश को स्थानांतरित करने पर विचार किया है। वो अप्रैल में था और यह सिर्फ 2 महीने पहले रिपोर्ट की गई संख्या से दोगुना है। यह 10 साल में सबसे ज्यादा प्रतिशत भी है। ऐसा लगता है कि चीन को 10 फुट के खंभे से कोई छूना नहीं चाहता, जो उनकी जीरो कोविड नीति को देखते हुए शायद उन्हें खुश करता है। 10 फुट के खंभे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेहतरीन है। विदेशी कार निर्माता और अमेरिकी टेक कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने के लिए सबसे हालिया हैं। उदाहरण के लिए एप्पल अपने अधिक उत्पादन को वियतनाम में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। यह पहले से ही वहां आईपैड्स और एयरपॉड्स बनाता है, लेकिन जल्द ही एप्पल वॉच और मैकबुक भी वहां भी बनाए जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वियतनाम इसकी सराहना करता है, क्योंकि यह उन बेहतर चीजों में से एक है जिसे अमेरिका ने अपने देश में गिरा दिया है। लेकिन यह तुलना कर रहा है एजेंट संतरे के लिए सेब। एप्पल नए आईफोन 14 के कुछ उत्पादन को चीन से भारत ले जा रहा है। हालांकि अभी के लिए वे कारखाने सिर्फ भारतीय बाजार के लिए फोन बना रहे हैं। गूगल वियतनाम में भी अपने और उत्पाद बनाने की योजना बना रहा है। यह कई वर्षों से अपने कुछ पिक्सेल स्मार्टफोन बना रहा है, लेकिन यह अपने चीन के निर्माण को और भी अधिक स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। हालांकि टेस्ला ने चीन से हटने की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले साल उसने वहां विस्तार करने की योजना को वापस ले लिया। कथित तौर पर उसने जमीन खरीदने के खिलाफ फैसला किया, जिसका इस्तेमाल उसके शंघाई कारखाने के विस्तार के लिए किया जा सकता है। शायद इसलिए कि उन्होंने ट्विटर खरीदने से पीछे क्यों हटे। एलोन मस्क ने सोचा कि चीन भरा हुआ है बहुत सारे रोबोट। ईमानदारी से मैंने उससे कम पागल कहानियों को कवर किया है। हालांकि टेस्ला टेक्सास में अपने कारखाने का विस्तार करने की योजना बना रही है, और इस साल की शुरुआत में उसने जर्मनी में एक नया कारखाना खोला। टेस्ला ने आपूर्ति श्रृंखला संकट से और श्रमिकों को संगरोध के लिए मजबूर होने से बहुत पैसा खो दिया। यह चीन के सूखे और इसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी से भी प्रभावित था। जापानी अखबार संकेई की रिपोर्ट है कि होंडा अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से दूर ले जाने पर भी विचार कर रही है। वो चीन के बाजार के लिए चीन में कार बनाना चाहता है, लेकिन अपनी कारों को अन्य बाजारों के लिए कहीं और ले जाना चाहता है। माजदा की भी कुछ ऐसा ही करने की योजना है, शायद इसलिए कि चीन में जापान की पसंद के लिए पर्याप्त रोबोट नहीं थे। एयरबीएनबी ने जुलाई के अंत में चीन में लिस्टिंग बंद कर दी। लॉकडाउन के साथ संयुक्त कड़ी प्रतिस्पर्धा ने देश में व्यापार करना बहुत जोखिम भरा बना दिया। इन कंपनियों के चीन से दूर जाने के अलग अलग कारण थे, लेकिन इन सभी में एक बात समान है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद क्या। वापसी पर स्वागत है। आप लंबे समय से जानते हैं, मैंने कहा है कि पश्चिम को चीन से अलग होना चाहिए। यह इस चैनल की दूसरी टैगलाइन हो सकती है। चीन एक सत्तावादी शासन है जो उदार विश्व व्यवस्था को कमजोर करने के लिए विदेशी निवेश से प्राप्त धन का उपयोग करता है। लेकिन विचारधारा यह नहीं है कि ज्यादातर कंपनियां चीन क्यों छोड़ रही हैं। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुश नीतियां हैं। आश्चर्य, वे नीतियां व्यवसाय को इतना कठिन और महंगा बना रही हैं कि चीन में पैसा कमाना कठिन और कठिन होता जा रहा है। बहुत खूब, यह लगभग वैसा ही है जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद के अनुकूल नहीं है। किसने अनुमान लगाया होगा? किसने छठी कक्षा की सामाजिक अध्ययन कक्षा नहीं ली है? हाल ही में पार्टी ने अपनी डायनामिक जीरो कोविड नीति के साथ कोविड पर मुहर लगाने का प्रयास किया है, जो व्यवसायों के लिए इतनी गतिशील नहीं रही है। निवासियों को लगातार कोविड परीक्षण लेने के लिए मजबूर किया जाता है, और अगर कुछ लोग भी सकारात्मक परीक्षण करते हैं तो पूरे शहर को बंद किया जा सकता है।
इस तरह के उपायों ने रसद और परिवहन नेटवर्क को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध है कि लोग और चीजें कैसे आगे बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है कि हर जगह चेन की आपूर्ति में व्यवधान, खासकर जब चीन शंघाई जैसे शहर को बंद कर देता है, जिसमें दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वाहन चालक आसानी से माल नहीं ले जा सकते। जब वे शहरों के बीच यात्रा करते हैं तो ड्राइवरों को अलग थलग करने का जोखिम होता है, और ड्राइवरों की कमी चलती माल की कीमत को बढ़ा देती है, जिससे कंपनियों के लिए चीजें अधिक महंगी हो जाती हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध हैं। चीन से आना जाना लंबे समय से बेहद सीमित रहा है। चीन ने पिछले महीने ही विदेशी छात्रों और कुछ बिजनेस वीजा धारकों को आने देना शुरू किया था। चीन में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जिन 65% कंपनियों ने मतदान किया, उनके व्यवसाय यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित थे। अधिकांश ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों ने कर्मचारियों को दूर से काम करने के लिए मजबूर किया। जब चीन विदेशियों को अंदर जाने देता है तो उन्हें अपने खर्च पर एक होटल में 7 दिवसीय संगरोध से गुजरना पड़ता है, और फिर किराने की दुकान पर जाने जैसे रोजमर्रा के काम करने में सक्षम होने से पहले कोविड के लिए नकारात्मक परीक्षण करना पड़ता है। गंभीरता से, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि पर्यटक चीन में क्यों नहीं आ रहे हैं। कौन हजारों डॉलर खर्च नहीं करना चाहेगा और एक सप्ताह देखने के लिए दुनिया भर में यात्रा करना चाहेगा एक होटल का शौचालय? इतना राजसी अपने दोस्तों को यात्रा की तस्वीरें दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, और 7 दिवसीय संगरोध सबसे अच्छी स्थिति है। द अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना के एक पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस साल की शुरुआत में बीजिंग की यात्रा के दौरान उन्हें 43 दिनों के लिए संगरोध करना पड़ा, क्योंकि वो शंघाई लॉकडाउन में फंस गए थे। जब वे अंततः शंघाई से बाहर निकले तब भी उन्हें बीजिंग की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने वापस अमेरिका के लिए उड़ान भरी। मजेदार यात्रा। आशा है कि उसने होटल के शौचालय का आनंद लिया। चीन में यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि उसके 58% सदस्यों को चीन की कोविड नीतियों के कारण प्रतिभा को आकर्षित करने में कठिन समय हो रहा था। 42% ने कहा कि वे अपने पास पहले से मौजूद प्रतिभा को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मई में कहा था कि यह इस गर्मी में विदेशी प्रतिभाओं के बड़े पैमाने पर पलायन के लिए तैयार था। विदेशों में कम कर्मचारी चीन में यहां खुली स्थिति लेने के इच्छुक थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आपके अपार्टमेंट में हफ्तों तक फंसे रहने को एक पर्क के रूप में क्यों नहीं देखा जाता है। जरा सोचिए कि आप किस टाइगर किंग को देख सकते हैं, और सभी मजेदार रेसिपी जो आप नहीं बना सकते क्योंकि आपको पर्याप्त किराने का सामान नहीं मिल सकता है। लेकिन हे, तुम्हें कभी पैंट नहीं पहननी है। आप ऐसा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतना वजन कम कर लेंगे कि आपकी पैंट अब फिट भी नहीं होगी। अब मैं इसे लाभ कहता हूं, जबकि यह केवल अस्थायी था। यह दिखाता है कि चीन की ऊर्जा आपूर्ति कितनी नाजुक है और इसने आपूर्ति श्रृंखलाओं को कैसे प्रभावित किया। उनकी ऊर्जा आपूर्ति लगभग उतनी ही नाजुक है जितनी शी जिनपिंग का अहंकार। जितनी देर हम यह जानते हैं कि यह तस्वीर उनकी भावनाओं को आहत करती है, उतनी देर हम इसे दिखाते रहेंगे। फिर चीनी सामानों पर अमेरिकी टैरिफ है। ट्रंप ने उन्हें तब रखा जब वो पद पर थे और राष्ट्रपति बिडेन उन्हें रख रहे हैं, कम से कम अभी के लिए। ऐसी अफवाहें हैं कि बिडेन मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहुराष्ट्रीय व्यवसायों के लिए टैरिफ एक बड़ी बात है, और वे एक बड़ा कारण थे कि कई कंपनियों ने कुछ साल पहले अपने कम से कम कुछ विनिर्माण चीन से बाहर करना शुरू कर दिया था, जिसमें प्यूमा, स्टीव मडैन, अंडर आर्मर, गोप्रो, HP, डेल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांड शामिल हैं। चीन वास्तविक पर्यावरण के लिए भी जहरीला है, लेकिन यह दूसरी बात है। यह सब चीन की IP चोरी, विदेशी व्यवसायों पर उसके राजनीतिक हमलों और उसके मनमाने नियमों के शीर्ष पर है। मुझे चीन में व्यापार करने के लिए बहुत अधिक सकारात्मकता नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत सी विदेशी कंपनियां हैं जो रुकी हुई हैं। तुम क्यों पूछते हो? मैं आपको बताता हूं क्यों, ब्रेक के ठीक बाद। वापसी पर स्वागत है। भले ही चीन में व्यापार कोविड लॉकडाउन, बिजली की कमी, टैरिफ और यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन कई व्यवसाय रुके हुए हैं। यह आंशिक रूप से जड़ता के कारण है। चीन से संचालन को स्थानांतरित करना एक अत्यंत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। जबकि कंपनियां कोविड नीतियों से निराश हो सकती हैं, फिर भी वे अल्पकालिक असुविधा के आधार पर एक स्थापित बाजार से खुद को हटाने में संकोच करती हैं। मूल रूप से, जिन कंपनियों ने चीन में बहुत अधिक निवेश किया है, वे दुकान बंद करने से हिचकिचाती हैं यदि उन्हें लगता है कि किसी समय चीजें बेहतर होने वाली हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस स्तर के अंध आशावाद की प्रशंसा करता हूं या उस पर दया करता हूं।
विशेष रूप से यह देखते हुए कि मैंने चीन में चीजें कैसे बेहतर नहीं हो रही हैं, इस ओर इशारा करते हुए करियर बनाया है। चीन में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि 41% अमेरिकी व्यवसायों ने मतदान किया। यदि कोविड प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए जारी रहे तो उनके चीन के संचालन में गिरावट आएगी। और यह देखते हुए कि इसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी शक्ति दी है, मुझे लगता है कि शून्य कोविड जल्द ही दूर नहीं होगा। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि शून्य कोविड वर्ष के अंत तक फीका पड़ सकता है। अगले महीने एक पार्टी कांग्रेस है जहां यह घोषणा की जाएगी कि शी जिनपिंग के कोने बॉक्स को कार्यालय में तीसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं। यदि वो करता है तो कुछ का मानना कि चीन की विफल शून्य कोविड नीतियों को समाप्त करने के लिए उसके पास अधिक राजनीतिक छूट होगी। अगर यह सच है तो यह चीन में रहने के लिए कुछ सद्भावना वापस खरीद सकता है। लेकिन अन्य सभी चीन के सामने अनेक समस्याओं का क्या? चीन में कुछ बिजनेस वीजा धारकों के लिए पहले से ही यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी जाने लगी है और विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटाइन का समय 14 दिन से घटाकर 7 कर दिया गया है। ओह बॉय, मुझे पता है कि मैं अपनी अगली पारिवारिक छुट्टी के लिए क्या करना चाहता हूँ। लेकिन भले ही चीन दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह कोविड के साथ रहना सीख जाए, फिर भी क्षितिज पर बहुत सारे जोखिम हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पतली बर्फ पर खड़ी है। इसमें एक हाउसिंग बबल है, इस चैनल की टैगलाइन से बड़ी है, जिसे डक्ट टेप द्वारा एक साथ रखा जा रहा है। उस एपिसोड को देखें जो हमने कुछ हफ्ते पहले किया था। अगर चीन की अर्थव्यवस्था दक्षिण की ओर जाती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकता है। सीसीपी ने जो फॉस्टियन सौदेबाजी की है वो यह है कि यह लोगों को तब तक पैसा बनाने की अनुमति देता है जब तक वे पार्टी को चुनौती नहीं देते। अगर अर्थव्यवस्था ढह जाती है और लोगों के पास आज़ादी या पैसा नहीं है तो वे क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, ताइवान को धमकी देने के अलावा। लेकिन वो व्हाट विल चाइना डू बिंगो कार्ड पर फ्री स्पेस है। हमने देखा कि महामारी के दौरान चीन ने अमेरिकी मुखौटा निर्माताओं के साथ क्या किया। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यदि कोई अन्य आपात स्थिति होती है तो चीन अन्य विदेशी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा। और अगर ऐसा कुछ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं तो वो यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चीजें बहुत खराब होती रहेंगी। और यह शो दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा। पेट्रियन या स्थानीय लोगों के शो में सीधे योगदान देकर मेरी विशेष 50% सेना में शामिल हों। और एक फायदे के रूप में मैं कुछ एपिसोड के अंत में अपने समर्थकों के सवालों का जवाब देता हूं। आज का सवाल इसी से आता है। हेलो, मैं एक नया दर्शक हूं। इस वीडियो से मुझे दिलचस्पी हो गई क्योंकि मैंने चीनी राजनीति के पीछे माफिया के बारे में कभी नहीं सुना। हालांकि मैं आपके निहितार्थ से हैरान था कि शी जिनपिंग के लिए तीसरा कार्यकाल जीवन अवधि के बराबर है। आपने इस निहितार्थ के पीछे की कहानी की व्याख्या नहीं की, इसलिए मैंने इंटरनेट पर खोज की और ब्लूमबर्ग का यह लेख इस तरह के विश्वास का खंडन करता है। तो कौन सा सच है? अच्छा प्रश्न। जीवन का वृक्ष शी जिनपिंग में या ब्लूमबर्ग लेख के बारे में कौन सही है? खैर, सबसे पहले ध्यान रखें कि कई साल पहले ब्लूमबर्ग न्यूज ने चीनी नेताओं की संपत्ति पर एक जांच की और फिर रिपोर्टर को निकाल दिया और फिर अपनी पत्नी को चुप कराने की कोशिश की। क्यों? अनौपचारिक रूप से ब्लूमबर्ग न्यूज सीसीपी के नतीजों से डर गया था। आधिकारिक तौर पर हाँ, उन्होंने कोई जांच नहीं की। यह कहना है ब्लूमबर्ग न्यूज नमक के दाने के साथ चीन के नेतृत्व के बारे में जो कुछ भी कहता है उसे लें। आपके द्वारा संदर्भित ब्लूमबर्ग लेख का शीर्षक है, क्यों शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर शासन करेंगे। इसमें कहा गया है कि शी जिनपिंग को 2022 में राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल मिलने की संभावना है, उस पद को 2027 से आगे रखने के लिए। हालांकि उन्हें मौजूदा नियमों के तहत 5 साल के कार्यकाल को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी। चीन या किसी भी साम्यवादी व्यवस्था में सत्ता संघर्ष के माध्यम से नेता जीतते हैं या हारते हैं। शी जिनपिंग ने पिछले कई वर्षों में सत्ता संघर्ष के दौरान इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ने के तथाकथित नियमों को पहले ही बदल दिया है। आयु सीमा आदि के बारे में उस बकवास का कोई मतलब नहीं है। लेख सही है कि शी जिनपिंग को लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनके लिए शासन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक उत्तराधिकारी का नाम लेने जा रहे हैं। यहाँ तक अगर वह तकनीकी रूप से 5 साल में उत्तराधिकारी का नाम देता है तो यह रूस की स्थिति हो सकती है, जहां पुतिन ने मेदवेदेव को प्लेसहोल्डर के रूप में कुछ वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनने दिया, लेकिन पुतिन वास्तव में पूरे समय सत्ता में थे। शी जिनपिंग का पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो सत्ता छोड़ने के लिए केवल एक ही रास्ता निकाल रहा है, उसे शुद्ध किया जा रहा है, मर रहा है या पूरी सीसीपी ढह रहा है। और पहले वाले की संभावना कम होती जा रही है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। ट्री ऑफ लाइफ।
और अन्य सभी को भी धन्यवाद जो सीधे पेट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से हमारा समर्थन करते हैं। पेट्रियन आपके लिए प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करने और हमारे साथ बातचीत करने का एक तरीका है। लोकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी मासिक सदस्यता है जो दर्शकों को सीधे हमारा समर्थन करने की अनुमति देती है। लिंक नीचे है। हम वास्तव में इस शो के लिए मुख्य रूप से दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूँ।